स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने बात की थी विलेयता, और विलेयता के अंदर हमने पढ़ा था ठोसों की द्रवों में विलेयता। आज हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी विलेय गैस को द्रव विलायक में घोलना है, उसके विलेयता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा के अंदर इसकी परिभाषा के बारे में उल्लेख किया था। गैसों की द्रवों में विलेयता को परिभाषित करना है तो हम क्या कहेंगे, किसी भी 1 ml जल में 1 ml जल यहाँ पर विलायक है, 1 ml जल में कितने ml घुली हुई ml में गैस की ml में मात्रा को हम उसकी विलेयता कहते हैं। ध्यान रहे, परिभाषा में क्या कहेंगे, 1 ml जल के अंदर किसी गैस की ml में कितनी मात्रा घुली हुई है उसे हम गैसों की द्रवों में विलेयता कहते हैं। अमूमन इसे हम अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ पर विलेयता न कहकर हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक। अलग अलग गैसों की विलेयता या अवशोषण गुणांक अलग अलग है, ये निर्भर करता है गैसों की प्रकृति पर। कुछ गैसों की बात हम करें तो गैसों की विलेयता के अंदर या अवशोषण गुणांक में सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक जो है वो अमोनिया गैस का है, उसके पश्चात HCl, इसी क्रम में कुछ और भी गैसें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं CO2, इथाइन, O2, N2, सभी गैसें हैं और सभी गैसों का अवशोषण गुणांक जो है वो भिन्न भिन्न है। इन गैसों में अमोनिया गैस का अवशोषण गुणांक या विलेयता सर्वाधिक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रभावित करने वाले कारक। पिछले टॉपिक में भी हमने इन कारकों का उल्लेख किया था जिनमें हमने 2 कारक काम में लिए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी पहला कारक जो है वो है विलेय। विलेय कौन है यहाँ, गैस, यानी गैस की प्रकृति। गैसों की प्रकृति क्या है, उनकी विलेयता गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यहाँ पर हम कहेंगे वे गैसें जो विलायक से क्रिया करती है या विलायक के साथ क्रिया कर यौगिक बनाती है, विलायक के साथ यौगिक बना दे, अथवा जो गैसें आयनित होती है उनकी विलेयता अधिक होती है। वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया कर यौगिक बना दे या जो आयनित हो जाए वे गैसें सर्वाधिक विलेय होती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमोनिया, HCl इत्यादि, और भी ले सकते हैं। अमोनिया गैस की बात करें तो अमोनिया गैस को यदि हम जल विलायक में घोलें, इसकी क्रिया यानी इस गैस को हम किस में घोलना चाहते हैं, जल के अंदर, तो अमोनिया जल के साथ क्रिया करके एक यौगिक बनाती है NH4OH। इस कारण से अमोनिया गैस जल के अंदर अत्यधिक विलेय है। इसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर इसको जल में घोला जाए तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रहे, यहाँ नाम ही परिवर्तित है। यदि गैस प्रावस्था में है तो हम इसे हाइड्रोजन क्लोराइड, और अगर ये द्रव प्रावस्था में है तो हम इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो वे गैसें जो द्रव विलायक के साथ क्रिया करके किसी यौगिक का निर्माण कर दे वे गैसें अत्यधिक विलेय होती है। इसी प्रकार हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो जल की अपेक्षा रक्त में अधिक विलेय होती है। जल की अपेक्षा रक्त में अधिक विलेय होती है। देखो, ऑक्सीजन गैस और जल की बात करते हैं, ऑक्सीजन जल के साथ अमूमन क्रिया नहीं करता है, लेकिन हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस रक्त के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन, इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक यौगिक बनाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस कारण रुधिर के अंदर ऑक्सीजन गैस की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो हमें ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जो गैसें विलायक के साथ क्रिया कर यौगिक बनाती है उनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। इसी प्रकार प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक हम लेते हैं, वो है हमारा विलायक की
प्रकृति। इस विलायक की प्रकृति के अंदर हमने रसायन विज्ञान का एक नियम पढ़ा था, समान समान को घोलता है। क्या कहा था हमने? समान समान को घोलता है। समान समान का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गैस है और जो विलायक है उन दोनों की प्रवृत्ति जो है वो एक समान हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ध्रुवीय गैसों की। ध्रुवीय गैसें कौन सी होगी? जैसे अमोनिया, जैसे HCl, जैसे SO2। ये गैसें जो है वो ध्रुवीय विलायकों, कौन से? देखो ध्रुवीय गैसें हैं तो विलायक भी कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय विलायकों में कौन सम्मिलित है? जल। जल हमारा सबसे श्रेष्ठ ध्रुवीय विलायकों में आता है। तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक विलय होते हैं। देखो ये बात और ये बात एक ही है, बस फैक्टर हमने अलग अलग कर रखा है। यहाँ हम गैसों की प्रकृति की बात कर रहे हैं, यहाँ विलायक की प्रकृति, जबकि एग्जाम्पल दोनों का क्या है? कॉमन है। यहाँ पर भी हमने बात की थी अमोनिया गैस और जल, हमने विलायक लिया था। यहाँ पर भी हम बात किसकी कर रहे हैं? देखो अमोनिया गैस और विलायक कौन है? जल। लेकिन स्टेटमेंट अलग है कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक विलय होती है। इसी प्रकार आप दूसरा और स्टेटमेंट दे सकते हो कि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में, कौन सी गैसें? अध्रुवीय गैसें, और विलायक भी क्या होंगे? अध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक विलय होती है। ये हमारा रहेगा दूसरा कारक, विलायक की प्रकृति। इसी प्रकार एक कारक और है हमारे पास जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ये बोर्ड के दृष्टिकोण से, वो है हमारा ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गैसों की विलेयता पर ताप के प्रभाव को समझाइए, इस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी गैस को किसी द्रव विलायक में घोलते हैं, यानी गैसों को द्रवों में घोलने पर ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ये कथन हमें याद रखना है कि गैसों को द्रवों में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। अब आप क्या कर रहे हैं? देखो गैसों को द्रवों में घोल रहे हैं, घुलने पर गैस भी क्या करती है? ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। उस अवस्था में यदि हम ताप बढ़ाएं, ताप में यदि वृद्धि करें, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? जो गैसें घुल रही है उन गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ गैसों के अणु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि गैसों को जब द्रवों में घोला जाता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और इस अवस्था में ताप बढ़ाने पर गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका मतलब कि गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़ने लगते हैं। तो कथन क्या रह जाएगा हमारे पास? ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। ध्यान रहे, कथन याद रहे कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ला शातेलीय नियम से। ये नियम हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, ला शातेलीय नियम से। कैसे समझ सकते हैं कि यदि किसी गैस को किसी द्रव विलायक में, गैस क्या है यहाँ पर? विलेय। द्रव क्या है यहाँ पर? विलायक। अगर इसमें घोला जाता है और एक विलयन बनता है तो इस दौरान ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है, या तो यहाँ पर ऊष्मा दिया होगा या क्या देता है कि डेल्टा H जो है वो क्या होता है? नेगेटिव। अब हम ला शातेलीय नियम को लगाएं तो यहाँ पर ऊष्मा मुक्त हो रही है, और हम भी अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो ला शातेलीय क्या कहता है कि ताप बढ़ाने पर ये साम्य किस दिशा में गति करेगा? इस ओर जाने पर ताप में क्या होती हो? कमी। जबकि यहाँ पर इस पक्ष का ताप क्या है? अधिक। तो हमारा साम्य किस ओर विस्थापित होना शुरू हो जाएगा? प्रतिक दिशा में पीछे की तरफ चलेगा, अर्थात विलयन में से गैसें पुनः बाहर निकलने लगेगी, यानी विलेयता क्या होगी? घटने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक अपवाद भी है। अपवाद कौन है? एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हमारा हीलियम।
इस नियम के विपरीत हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को जब द्रव में घोला जाता है तो ध्यान रखें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण, यानी ऊष्मा की कमी होती है। तो वहां पर ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखिए, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए ही है, बाकी सभी गैसों में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होने लगती है? घटने लगती है।